हिंदी साहित्य लेक्चर 136। इसमें हम देखते हैं विशेषण। तो अभी तक हमने विशेषण के 4 भेद हमने देख लिए हैं। 4 प्रकार: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण। अब हम फिर से देखते हैं विशेषण के 2 भेद। विशेषण के जो 2 भेद हैं, एक है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और एक है विधेय यानी प्रीडिकेट्स। तो उद्देश्य और प्रीडिकेट्स यानी विधेय। तो उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बात हो वो उद्देश्य है। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो बात हो वो विधेय है। तो जिसके बारे में बात हो वो उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है, और उद्देश्य के बारे में जो बात हो वो विधेय है यानी प्रीडिकेट्स है। अब हम चौथा देखते हैं क्रिया। अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण देख लिया जो कि विकारी के भाग थे, और विकारी हिंदी की पद संरचना का एक भाग है। अब उसका लास्ट भाग देखते हैं क्रिया यानी वर्ब। क्रिया क्या है यानी वर्ब क्या है? किसी विकारी पद से होना या करना प्रतीत हो वह क्रिया कहलाती है। फिर से बोलता हूँ, किसी विकारी पद से होना या करना प्रतीत हो वह क्रिया कहलाती है। जैसे संस्कृत से हिंदी में हम देखते हैं, संस्कृत में है संयोगात्मक, तो हिंदी में हो जाता है वियोगात्मक। संस्कृत में है संश्लेषणात्मक, हिंदी में हो जाता है विश्लेषणात्मक। और संस्कृत में है सिंथेटिक, तो हिंदी में हो जाता है एनालिटिक। ठीक। अब देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या बोलते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी संज्ञाएं या विभक्तियां जो हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। संज्ञाएं या विभक्तियां परसर्ग हैं। क्रियाएं में जैसे संयुक्त क्रियाएं, किर्दंतीय क्रियाएं विकसित हो गई। और तीसरा कहते हैं कि तत्सम से ही तद्भव बना। तो ये 3 चीजें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि संज्ञाएं या विभक्तियां जो है वही परसर्ग हैं, क्रियाएं जो हैं संयुक्त क्रियाएं, किर्दंतीय क्रियाओं में विकसित हो गई, और तत्सम से ही तद्भव बना। अब देखते हैं क्रियाएं संस्कृत में 5 कारणों से प्रभावित या परिवर्तित होती हैं। क्रियाएं जो हैं संस्कृत में 5 कारणों से प्रभावित या परिवर्तित होती हैं। पहला है वचन। वचन मैं ऐसे बोलता हूँ, वचन, पुरुष, काल, भाव, वाच्य। वचन, पुरुष, काल, भाव, वाच्य। काल मतलब टेंस। ठीक। अब वाच्य को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। वाच्य को 3 प्रकार: आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी। आत्मनेपदी मतलब जब क्रिया का प्रभाव स्वयं पर हो तो वो है आत्मनेपदी, जब क्रिया का प्रभाव स्वयं पर हो। परस्मैपदी क्या है? जब क्रिया का प्रभाव अन्य पर हो। और उभयपदी क्या है? जब क्रिया का प्रभाव अन्य तथा स्वयं या दोनों पर हो। आत्मनेपदी क्या है? जब क्रिया का प्रभाव स्वयं पर हो। परस्मैपदी क्या है? जब क्रिया का प्रभाव अन्य पर हो। उभयपदी क्या है? जब क्रिया का प्रभाव अन्य तथा स्वयं या दोनों पर हो। ठीक। अब हम देखते हैं लकार। क्या देखेंगे? लकार। तो लकार जो है वो 10 होते हैं। लकार जो है वो 10 होते हैं। टा से अगर हम देखेंगे, टा से, इसे हम 2 भागों में देखते हैं जो 10 लकार होते हैं, एक टा से एक अंगा से। तो टा से हो जाएगा लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिरिट लकार, लेट लकार और लोट लकार। यानी लट, लिट, लुट, लिरिट, लेट और लेट। फिर से बोलता हूँ, लट, लिट, लुट, लिरिट, लेट और लोट। ठीक है। तो टा से हो जाएगा लट, लिट, लुट, लिरिट, लेट और लोट। तो ये जो है 6, ये टा से है। इसमें जो लेट है वो वैदिक संस्कृत में उपयोग होता था। अंगा से हो गया 4। अंगा से 4 और लकार जो बचे हैं वो हो जाएंगे, जैसे लंग, लिंग,
लुंग और लिरिंग। लंग, लिंग, लुंग, लिरिंग। तो 10 लकार को, इसमें जो लिंग है उसी से बना है विधि लिंग। ठीक है। अब 10 लकार को एक साथ पढ़ते हैं। तो लट, लिट, लुट, लिरिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिरिंग। ठीक। अब देखते हैं, संस्कृत भाषा में लगभग 90% काम 5 लकारों से चलता है। कौन कौन से? लट, लिरिट, लोट, लंग, विधिलिंग। लट, लिरिट, लोट, लंग, विधिलिंग। लट, लिरिट, लोट, लंग, विधिलिंग। ठीक है। लट लकार मतलब वर्तमान। लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है या वर्तमान होता है। तो लट लकार में अगर हम देखें, वर्तमान में अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। जैसे अन्य पुरुष एक वचन की बात करें तो पठति। अन्य पुरुष द्विवचन की बात करें तो पठता। अन्य पुरुष बहुवचन की बात करें तो पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन की बात करें तो पठसि। मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करें तो पठतः। और मध्यम पुरुष बहुवचन की बात करें तो पठथ। उत्तम पुरुष एक वचन की बात करें पठामि। उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करें पठावः। उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करें पठामः। यानी वचन तथा पुरुष से बदल रही है क्रिया। वचन तथा पुरुष से जो है वो बदल रही है क्रिया। एक साथ पढ़ता हूँ। पठति, पठताः, पठन्ति। पठसि, पठताः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः। तो वचन तथा पुरुष से बदल रही है क्रिया। ठीक। अब देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल जो होता है वो लेट लकार होता है। भविष्य काल में लेट लकार होता है जो पठस्यति होता है। पठस्यति जो होता है, पठस्यति इसमें लग जाता है, वो भविष्य काल होता है। ये जो होता है ये काल बदलने से क्रिया बदलती है। भविष्य काल में क्या होता है? काल बदलने से क्रिया बदल रही है। यानी भविष्य काल में और भूतकाल में काल बदलने से क्रिया बदल रही है। तो भविष्य काल हो जाता है लेट लकार जिसमें पठस्यति लग जाता है। और भूतकाल होता है लंग लकार जिसमें आपठथ लगता है। भूतकाल लंग लकार आपठथ। यानी लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल। ठीक। और भविष्य काल और भूतकाल जो है वो काल बदलने से क्रिया बदल रही है। और लट लकार में क्या होता है? वचन तथा पुरुष से क्रिया बदलती है। और आज्ञा या निर्देश है, आज्ञा या निर्देश है तो लोट लकार आता है। जैसे पठतु, इसमें पठतु लग जाता है। आज्ञा या निर्देश है तो लोट लकार आता है और इसमें पठतु लग जाता है। और अगर चाहिए के सेंस में आता है तो वहाँ पे विधिलिंग आता है। चाहिए के सेंस में आए तो विधिलिंग आता है और उसमें लग जाता है पठेत। पठेत। ठीक। अगर आज्ञा या निर्देश के रूप में आए तो वहाँ लोट लग जाता है, लोट लकार आता है और पठतु लग जाता है। और चाहिए के सेंस में आए तो विधिलिंग होता है और पठेत लगता है। यहाँ क्या होता है? भाव बदलने से क्रिया बदल रही है। ठीक। अब कर्ता क्या है? कर्ता कौन होता है? जो करेगा वो करता है। कर्म क्या है? जिसके साथ करेगा वो कर्म है। क्रिया क्या है? जो किया वो क्रिया है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सीता ने तरबूज खाया। तो इसमें कर्ता क्या है? सीता, यानी जो करेगा वो करता है यानी सीता। कर्म क्या है? जिसके साथ करेगा, तो इसमें कर्म हो जाएगा तरबूज। और क्रिया क्या है? जो किया, तो इसमें क्रिया हो जाएगा खाया। ठीक। अब क्रिया को एक और प्रकार से देखते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक। सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है। और अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की अपेक्षा है। जैसे एग्जाम्पल, डेविड ने आम खाया। जिसके साथ करेगा वो है कर्म। और मतलब आम खाया तो इसमें आम जो है वो है कर्म। तो इसमें कर्म की अपेक्षा है।
अकर्मक क्रिया क्या है? कर्म की अपेक्षा नहीं, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे रावण हंसा, तो क्यों हंसा ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो रावण हंसा ये अकर्मक क्रिया है। और देखते हैं अब संयुक्त क्रिया, फिर देखेंगे समापिका असमापिका क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया 4 प्रकार से होती है। मुख्य क्रिया, संयोजी क्रिया, रंजक क्रिया, सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया 4 प्रकार से होती है। मुख्य क्रिया, संयोजी क्रिया, रंजक क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम जा रहा है, यह है उदाहरण। राम जा रहा है, तो इसमें मुख्य क्रिया हो जाएगा जाना, संयोजी क्रिया हो जाएगा रहा, रंजक क्रिया होता है जैसे फेंक देना, गिर जाना, उठ बैठा, ये सब रंजक क्रिया है। और सहायक क्रिया क्या है जो है वो सहायक क्रिया है। समापिका क्रिया असमापिका क्रिया हम उसमें देखेंगे, यानी प्रिंटेड नोट्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया देख लेंगे। अब हम देखते हैं जैसे यस भी इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखा जाता है। जबकि हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर भी यानी वर्ब यानी क्रिया लिखा जाता है। तो इंग्लिश में कर्ता क्रिया कर्म आता है सबसे पहले, और हिंदी में सबसे पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया आती है। तो हम देखते हैं कारक व्यवस्था। कारक व्यवस्था क्या है? जिस व्यवस्था से यह समझ में आए कि किसी वाक्य में क्रिया से विभिन्न संज्ञाओं का क्या संबंध है। कारक व्यवस्था क्या है? जिस व्यवस्था से यह समझ में आए कि किसी वाक्य में क्रिया से विभिन्न संज्ञाओं का क्या संबंध है। जिस व्यवस्था से यह समझ में आए कि किसी वाक्य में क्रिया से विभिन्न संज्ञाओं का क्या संबंध है। जैसे एक तरफ हो गया कर्ता और दूसरी तरफ हो जाएगा कारकीय विभक्ति या परसर्ग। जैसे हो जाएगा कर्ता का इंग्लिश हम देखें, कर्ता का हो जाएगा नॉमिनेटिव, कर्म का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, करण का हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल, संप्रदान का हो जाएगा डेटिव, अपादान का हो जाएगा एबलेटिव, संबंध का हो जाएगा जेनेटिव, अधिकरण का हो जाएगा लोकेटिव और संबोधन का हो जाएगा एड्रेसिव। ठीक, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से यानी वियोगार्थ अलग होने की सेंस में, तो अपादान से, संबंध का के की रा रे री ये कम महत्वपूर्ण है। संबंध हो गया संबंध का के की रा रे री ये कम महत्वपूर्ण है। अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे। मतलब फिर से पढ़ता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे। तो ये था कारकीय विभक्ति या परसर्ग यानी कारक व्यवस्था ये था, जिसमें संबोधन और संबंध हम कह सकते हैं थोड़ी कम महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं संस्कृत में इसे शब्द रूप कहा जाता है। संस्कृत में इसे शब्द रूप कहा जाता है। तो शब्द रूप जो हैं वो 2 प्रकार से हैं, संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा जो होता है एक लिंग और सर्वनाम, संज्ञा में एक लिंग 24 होते हैं और संज्ञा के 2 रूप होते हैं। सर्वनाम में 72 रूप होते हैं। अब देखते हैं प्रातिपदिक। प्रातिपदिक मूल संज्ञा पर कभी मूल रूप में आता नहीं है। मूल संज्ञा पर कभी मूल रूप में आता नहीं है, वही है प्रातिपदिक। जैसे राम है तो राम के साथ रामः, रामम ऐसे करके आएगा, राम नहीं आएगा। तो ये जो चेंज हुआ है उसे विभक्ति कहते हैं। ठीक, तो प्रातिपदिक प्लस विभक्ति बराबर संज्ञा पद। संज्ञा पद क्या है? जो वाक्य में शामिल है, जैसे रामाह।
प्रातिपदिक प्लस विभक्ति मिलकर संज्ञा पद बनता है। संज्ञा पद क्या है? जो वाक्य में शामिल है, वाक्य में जैसे शामिल होता है रामः, ना कि राम। हिंदी में विभक्ति की जगह प्रसर्ग ने लिया है। हिंदी में विभक्ति की जगह प्रसर्ग ने लिया है। जैसे जो शब्द के अंत में जुड़े वही प्रसर्ग है, यानी प्रत्यय। ठीक है, हिंदी में विभक्ति की जगह प्रसर्ग ने लिया है। जैसे संस्कृत में है रामः, तो हिंदी में हो गया राम ने। संस्कृत में है रामः, हिंदी में हो गया राम ने। संज्ञा क्या है? प्रसर्ग अलग से। संज्ञा में प्रसर्ग अलग से और सर्वनाम प्रसर्ग जोड़ देंगे। देखो, अगर संज्ञा आएगा तो प्रसर्ग जो है वो अलग से लिखेंगे, लेकिन अगर सर्वनाम रहेगा तो प्रसर्ग सर्वनाम में ही जोड़ देंगे। ठीक, जैसे इसने उसको पूजा, तो इसने जो है उसमें ने जो है वो प्रसर्ग है जो इसके साथ जुड़ गया है। उसको में को जो है वो प्रसर्ग है जो उसके साथ जुड़ गया है। तो इसने उसको पूजा, तो ये है सर्वनाम, और सर्वनाम में जो होता है वो प्रसर्ग उसके साथ ही जुड़ जाता है। अगर किसी सर्वनाम के साथ दो प्रसर्ग एक साथ आए तो पहले प्रसर्ग जोड़ के लिखेंगे तथा दूसरा प्रसर्ग अलग से। ठीक है, अगर किसी सर्वनाम के साथ दो प्रसर्ग एक साथ आए तो पहले प्रसर्ग जोड़ के लिखेंगे तथा दूसरा प्रसर्ग अलग से लिखते हैं। जैसे उसके लिए जो है इसमें के लिए जो है ये प्रसर्ग है, जिसमें के जो पहला प्रसर्ग है उसको उसके साथ जोड़ा गया, जबकि लिए अलग से जोड़ा गया, तो उसके लिए ये हो गया। अगर किसी सर्वनाम के साथ दो प्रसर्ग एक साथ आए तो पहले प्रसर्ग जोड़ के लिखेंगे तथा दूसरा प्रसर्ग अलग से लिखते हैं। अब देखते हैं कारक की अन्य विशेषताएं। किसी वाक्य में सामान्य रूप से कारक एक खास रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसी वाक्य में सामान्य रूप से कारक एक खास रूप में व्यवस्थित होते हैं। वो खास रूप क्या है? 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो ये था आज का ये मतलब क्लास 136। तो क्लास 136 यहीं पर समाप्त होता है।